अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 5 का पहला पार्ट जो है वो आई होप आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, एक दफ़ा उसको रिवाइज भी कर लिया होगा और मेजॉरिटी ने अपनी असाइनमेंट्स जो है वो सबमिट करवा दी है, लेकिन अभी काफ़ी और भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी असाइनमेंट सबमिट होना रह गई है। खैर, अब हम स्टार्ट करते हैं इसी चैप्टर का पार्ट 2। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पर्सनालिटी को डिटर्मिन करने के लिए मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, लेकिन जो दो मॉडल ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेबल हैं वो एक MBTI पर्सनालिटी टाइप है जिसको मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, और ये हमारा दूसरा पर्सनालिटी मॉडल है जिसको कहते हैं बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग हर इंसान की पर्सनालिटी के 5 बेसिक डायमेंशंस हैं, ये 5 बेसिक हिस्से हैं। वो क्या हैं? एक है एक्स्ट्रावर्जन, दूसरा है एग्रीएबलनेस, तीसरा है इमोशनल स्टेबिलिटी, चौथा है कंसाइटियसनेस और पांचवा है एग्रीएबलनेस। अब ये क्या है, इनकी डिटेल्स हम पढ़ते हैं इस स्लाइड्स में। सबसे पहले मैं रीड करती हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा है। द बिग 5 मॉडल, द 5 बेसिक डायमेंशंस अंडरलाई all others and encompass most of the significant variations in human personality. Moreover, test scores of these traits do a very good job of predicting how people behave in a variety of real life situations. इसका मतलब है कि किस तरीके से एक इंसान की पर्सनालिटी या मुख्तलिफ इंसानों की पर्सनालिटी एक दूसरे से वेरी करती है या डिफ़र करती है, उसको मेजर करने के लिए हम ये मॉडल इस्तेमाल करते हैं। और जब भी हम इन मुख्तलिफ ये जो 5 ट्रेड्स जिनका मेंशन किया गया है, जो 5 डायमेंशंस हैं, जब हम इनके बारे में हर पर्सनालिटी का एनालिसिस करते हैं तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फ़लाने ट्रेट अगर किसी की पर्सनालिटी में हाई स्कोर आता है तो उसका बिहेवियर जो है वो एक रियल लाइफ सिचुएशन में क्या होगा। और लेट्स सपोज जैसे अगर हम एक ही डायमेंशन एक्स्ट्रावर्जन की बात करते हैं तो इस पर्सपेक्टिव से हम ये देखते हैं कि एक्स्ट्रावर्ट जिसका स्कोर हाई है एक्स्ट्रावर्जन में, वो किस तरीके से अपनी एक रियल लाइफ सिचुएशन में बिहेव करेगा, और जिसका स्कोर कम है तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा। और ओबी की लिंक जो है 5 पर्सनालिटी मॉडल के साथ इसी पर्सपेक्टिव से बनती है कि पर्सनालिटी का एनालिसिस करने के बाद हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन ट्रेड्स के इंसान को किस किस्म की जॉब सूट करेगी। बिकॉज फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप पर्सनालिटी को और जॉब को मैच करें। ये भी एक थ्योरी है जिसको हम इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। तो बेसिकली पर्सनालिटी और जॉब को मैच करना ज़रूरी है ताकि आपके परफॉर्मेंस गोल्स अचीव हो। जी, अब हम पढ़ते हैं इस मॉडल की डिटेल्स। सबसे पहली डायमेंशन जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्ट कौन होते हैं, इंट्रोवर्ट कौन होते हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे का ऑपोजिट है और इसको हम पढ़ते हैं कि ये क्या है। द एक्स्ट्रावर्जन डायमेंशन कैप्चर्स आवर कंफर्ट लेवल विद रिलेशनशिप्स। Extroverts tend to be gregarious, assertive, and sociable. Introverts tend to be reserved, timid, and quiet. यहाँ से हमने देखा, हमें समझ आ गया कि एक्सट्रावर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों एक्सट्रीम एजेस हैं, और एक्सट्रावर्ट वो लोग हैं जो कि रिलेशनशिप्स के साथ कंफर्टेबल होते हैं। ये लोग वो हैं जो ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखते हैं, इनमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, वो दूसरों के साथ चाहे वो स्ट्रेंजर्स हो उनके साथ वो बातें करना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हैं। एंड जनरली स्पीकिंग एक्सट्रोवर्ट पीपल आर हैप्पियर देन दोज हु आर इंट्रोवर्ट्स। इंट्रोवर्ट्स वो लोग हैं जो ज़रा रिजर्व्ड हैं, जो शाय हैं, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस कम है, और वो ज़्यादातर अपने ही आप में मगन रहते हैं बजाय इसके कि वो दूसरों से बात करें। हमारी अपनी क्लास में हमारे इर्द गिर्द भी लोगों के अंदर ये क्वालिटी जो है वो पाई जाती है। आपकी क्लास में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो जैसे क्लास ख़त्म होती है या जैसे फ्री होते हैं या क्लास के दौरान भी गपशप में बिजी रहते हैं, बिकॉज ये उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट है। लेकिन आप में ही कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो कि क्लास ख़त्म होने के बाद भी अपने ही काम के साथ मगन रहते हैं और वो ज़्यादा इंटरेक्ट या कम्युनिकेट करने को पसंद नहीं करते क्योंकि ये उनकी पर्सनालिटी का पार्ट नहीं है। सो वो लोग जो गपशप को पसंद करते हैं वो एक्सट्रावर्ट हैं, और वो जो कि खामोश तबीयत हैं और अपने ही काम के साथ खुद को बिजी रखते हैं वो इंट्रोवर्ट हैं। अब दूसरी डायमेंशन जिसका हम डिस्कस करेंगे वो है एग्रीएबलनेस। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल जाएगा, एग्री कर जाना यानी कि किसी दूसरे की बात को मान जाना। The agreeableness dimension refers to an individual's propensity to defer to others. Highly agreeable people are cooperative, warm, and trusting. People who score low on agreeableness are cold and disagreeable. बेसिकली वो लोग जिनका एग्रीएबलनेस की ट्रेट में स्कोर हाई है, इसका मतलब है
کہ وہ کوآپریٹو لوگ ہیں. وہ لڑائی جھگڑے کو اوائڈ کرنے کی خاطر ایک دوسرے کی بات کو مان جاتے ہیں اور اپنی مرضی دوسرے کے اوپر زبردستی لاگو کرنے کی کوشش نہیں کرتے. لیکن وہ لوگ جن کا ایگریبلنس پہ اسکور کم ہے، اس کا مطلب ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہر بات پر اعتراض ہوتا ہے اور یہ بہت ہی مشکل سے کسی دوسرے کی بات کو مانتے ہیں یا مانتے ہی نہیں ہیں. ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات دوسروں سے منوائیں. یہاں پر جو ورڈز وارم اور کولڈ استعمال ہوئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گرم یا ٹھنڈے ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہائیلی ایگریبل لوگ وارم ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ریلیشن شپ کو بلڈ کرنے والے ہوتے ہیں. وہ گرم جوشی ہوتی ہے ان کے اندر بیکاز دے وانٹ ٹو کیپ اپ ود ریلیشن شپس، اور اس کی وجہ سے اگر ان کو دوسرے کی بات ماننی پڑے یا ان کو ساتھ ڈفر کرنا پڑے، ان کے ساتھ ایگری کرنا پڑے تو وہ خوشی سے کریں گے. لیکن وہ لوگ جو کہ زیادہ ڈس ایگریبل ہوتے ہیں وہ اس طرح سے آپ کو گرم جوشی سے نہ ملیں گے اور نہ ہی آپ کی بات کو آسانی سے ایکسیپٹ کریں گے. تیسری پرسنالٹی ڈائمینشن جو کہ اس ماڈل میں انکلوڈیڈ ہے وہ ہے کنسائنٹیسنس. کنسائنٹیسنس کا مطلب ہے کہ ایک بندے کے اندر ضمیر ہے. ضمیر کی موجودگی آپ کو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ جو ذمہ داری آپ کے پاس ہے یا جو بھی کام آپ نے کرنا ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی پرفارمنس اس کے اندر آپ کی ایفرٹس کو میچ کرنی چاہیے. The conscientiousness dimension is a measure of reliability. A highly conscientious person is responsible, organized, dependable, and persistent. Those who score low on this dimension are easily distracted, disorganized, and unreliable. یعنی کہ یہ ایک ایسی پرسنالٹی ٹریٹ ہے جو کہ آپ کی ریلائبلٹی کو یا آپ کی رسپانسبلٹی کو ظاہر کرتی ہے. ایک ایسا انسان جو کہ ریلائبل ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو مشکل یا اپنے بہت کانفیڈینشیل ٹاسکس بھی دے سکتے ہیں کیونکہ وہ شخص پوری ذمہ داری سے آپ کے اس کام کو پورا کرے گا. سو ایک ایسا انسان جس کا کنسائنٹیسنس پہ اسکور ہائی ہے وہ رسپانسبل ہے، وہ ہر کام کو ذمہ داری سے کرے گا، ہر کام کو اچھے طریقے سے کرے گا، اور پرسسٹنٹ ہونے کا مطلب ہے کہ اس کو اچھے سے اچھا کرنے کی بار بار کوشش کرے گا. اور وہ لوگ جو کہ اس ڈائمینشن پر لو اسکور کرتے ہیں وہ اپنے کام سے بہت ہی جلدی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ انریلائبل ہیں یا ارریسپانسبل ہیں. اس کے بعد جو فورتھ پوائنٹ انفیکٹ جو یہاں پر مینشن ہے وہ ہے ایموشنل اسٹیبلٹی. اس کو بھی آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایموشنل اسٹیبلٹی کا مطلب ہے کہ کس حد تک آپ اپنے ایموشنز پر قابو رکھ سکتے ہیں، کس حد تک آپ اپنے ایموشنز کو اسٹیبل رکھ سکتے ہیں ان سچویشنز آف اسٹریس. نارمل سچویشن میں تو میجورٹی لوگ اسٹیبل ہی ہوتے ہیں. اگر ہم کوئی اپنے کمرے میں بیٹھ کر آرام سے ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو ہم آرام سے اس کو ٹی وی دیکھتے رہیں گے، وہ ہمارے لیے ایک اسٹریسفل سچویشن نہیں ہے. لیکن جب ہم اس ڈائمینشن کی بات کرتے ہیں تو ہم اسپیسیفکلی اس سچویشن کی بات کرتے ہیں جس میں کوئی اسٹریسفل فیکٹر ہمیں درپیش ہو. اگر ایک انسان میں ایبلٹی ہے کہ وہ اس اسٹریس کی سچویشن میں بھی اپنے آپ کو ریلیٹیولی پرسکون رکھے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر پازیٹیو ایموشنل اسٹیبلٹی ہے. لیکن اگر ایک ایسا انسان جو چھوٹی سی بات پر بھی بہت جلدی پریشان ہو جاتا ہے، بہت جلدی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اس کو ایک دم سے اینزائٹی ہو جاتی ہے اور ایک دم سے انسیکیور فیل کرنے لگ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر نیگیٹو ایموشنل اسٹیبلٹی زیادہ ہے. اس فیکٹر کو ہم نیوروٹاسزم بھی کہتے ہیں. نیوروٹاسزم کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ ایک دم سے پریشان ہو جاتے ہیں. سو ایموشنل اسٹیبلٹی اور نیوروٹاسزم یہ دونوں ایک دوسرے کے ایکسٹریمز ہیں. ایموشنلی اسٹیبل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مشکل سے مشکل سچویشن میں بھی آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنے ایموشنز کو اسٹیبل رکھیں، بہت جلدی پریشان نہ ہوئیں تاکہ آپ اس کا حل سوچ سکیں. اگر آپ ایک دم سے کسی اسٹریسفل پوزیشن میں آ کر پریشان ہو جائیں گے، ہاتھ پاؤں چھوڑ دیں گے تو آپ اس مسئلے کا حل بھی آرام سے نہیں نکال سکتے. سو ایک ایسا انسان جو کہ نیوروٹاسزم کا شکار ہے وہ مشکل سچویشنز کو اچھے طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکتا. ایک دفعہ میں ریڈ کر لیتی ہوں. دی ایموشنل اسٹیبلٹی ڈائمینشن آفن لیبلڈ بائی اٹس کنورس. کنورس کا مطلب ہے اس کا الٹ، اس کا اپوزٹ. Neuroticism taps a person's ability to withstand stress.
People with positive emotional stability tend to be calm, self-confident, and secure. Those with high negative scores tend to be nervous, anxious, depressed, and insecure. वही बातें जो मैंने अभी आपको बताई. लास्ट डायमेंशन जो कि बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल का पार्ट है वो है ओपननेस टू एक्सपीरियंस. The openness to experience dimension addresses range of interests and fascination with novelty. Extremely open people are creative, curious, and artistically sensitive. Those at the other end of the category are conventional and find comfort in the familiar. ओपननेस टू एक्सपीरियंस का मतलब यहाँ पर है कि कुछ लोग हर नई चीज़ को एक चैलेंज के तौर पे लेते हैं और वो कहते हैं कि मैं इस चैलेंज को पूरा करूँगा. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल परेशान होकर कह देते हैं कि नहीं भाई मुझसे ये काम ऐसे नहीं होता, मैं इसको पुराने तरीके से ही करूँगा, जो तरीका मुझे आता है, जो तरीका मैंने सीखा हुआ है या जिस तरीके से मैं फेमिलियर हूँ. सो वो लोग जो कि ट्रेडिशनल तरीकों से काम करने को प्रेफर करते हैं, इसका मतलब है कि उनके अंदर ओपननेस टू एक्सपीरियंस कम है. लेकिन वो लोग जो नई-नई चीज़ें दरियाफ्त करते हैं, नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, नए तरीकों से काम करने को सीखने को प्रेफर करते हैं, वो ओपननेस टू एक्सपीरियंस पर हाई स्कोर लेंगे. ऐसे लोग जिनका स्कोर हाई है, इसका मतलब है कि उन लोगों के अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है. वो नई से नई चीज़ें सोच सकते हैं, वो नई से नई चीज़ को दरियाफ्त कर सकते हैं और वो मुख्तलिफ चीज़ों के जानने के बारे में क्यूरियस रहते हैं. उनको पता होना चाहिए, उनको होता है कि अगर कोई नया काम हो रहा है, कोई नए तरीके से कोई नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो मैं उसके बारे में जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है वो मुझे लाजमन होनी चाहिए. तो ये है ओपननेस टू एक्सपीरियंस कि आप में कितनी कैपेबिलिटी है कि आप एक चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, बजाय इसके कि आप ये कहें कि वही जो सदियों पुराना तरीका है, मैं उसी को इस्तेमाल करता रहूँ. अब हमारे पास जो मॉडल है वो हम देखना ये चाह रहे हैं कि किस तरीके से बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल के डायमेंशन या ट्रेट्स ओबी पर इन्फ्लुएंस करते हैं. यानी कि ये जो पर्सनालिटी डायमेंशन हमें गिवन है, इसका जॉब के एटीट्यूड्स पर क्या असर है. अगर आप इस पिक्चर को जूम करके देखें तो आपको समझ आएगा. जैसे पहला यहाँ पर जो डायमेंशन मेंशन है, इट इज़ इमोशनल स्टेबिलिटी. एक ऐसा इंसान जो कि इमोशनली स्टेबल है, ही इज गोइंग टू हैव लेस ऑफ द नेगेटिव थिंकिंग एंड ही विल एक्सपीरियंस फ्यूअर नेगेटिव इमोशंस. इसका मतलब है कि उनके अंदर जॉब सेटिस्फैक्शन और लाइफ सेटिस्फैक्शन दोनों ज़्यादा होंगी और स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे. एक ऐसा इंसान जो कि इमोशनली स्टेबल हो, उसके लिए आसान होता है कि अगर उसका ऑफिस चेंज कर दिया जाए या उसके काम करने के तरीके को चेंज कर दिया जाए तो वो एकदम से परेशान नहीं होता था. अगर उसका वर्क जो है उसमें डिमांड ज़्यादा होती जा रही है उसकी प्रोडक्टिविटी की या परफॉर्मेंस की, तो वो अपने आप को इमोशनली स्टेबल रखते हुए ही कैन इजीली एडजस्ट और अडेप्ट टू दीज डिमांड. ऐसे लोग जब जॉब सेटिस्फैक्शन और लाइफ सेटिस्फैक्शन के हायर स्कोर को अचीव करते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट है बर्न आउट का. बर्न आउट का मतलब ये होता है कि जब आपसे काम, फॉर एग्जाम्पल ऑफिस का काम आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा और उसकी टेंशन जो है वो आपकी घरेलू लाइफ को अफेक्ट करना शुरू हो जाती है. यानी कि आप लेट्स सपोज आपका काम इतना ज़्यादा है या आपसे काम इस तरीके से मैनेज नहीं हो रहा कि आप ऑफिस का काम उठाकर डेली घर पे भी लेके जा रहे हैं और आपकी एक फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होने लग गई है, तो ये वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट आपको एक फ्रस्ट्रेशन दे देता है और उस फ्रस्ट्रेशन को कहते हैं बर्नआउट. So those people or those employees who are emotionally stable will face less burnout as compared to those जो कि न्यूरोटॉक्सिज्म का शिकार होते हैं. ये वही डायमेंशंस हैं जिनको मैं पिछली स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. सिर्फ इस मॉडल में आपको ये बताया जा रहा है कि इन डायमेंशंस का जॉब की परफॉर्मेंस पर क्या असर होता है. दूसरी डायमेंशन जो यहाँ मेंशन है वो है एक्स्ट्रावर्जन. वो इंसान जो कि एक्स्ट्रावर्ट है, इसका मतलब है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, ही लाइक्स टू इंटरैक्ट, ही लाइक्स टू कम्युनिकेट विद पीपल. और जिन लोगों को वो नहीं जानता, यानी कि सिर्फ फ्रेंड्स के साथ नहीं, he feels easy and he feels comfortable in even talking to the strangers. इसका मतलब है कि उसके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे हैं एंड ही इज मोर
than those people who are introverts. अब इसका असर उसकी जॉब पर क्या है कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी. अगर वो एक लीडरशिप पोजीशन पर है तो वो भी उसकी वो पोजीशन इफेक्टिव होगी क्योंकि उसको ही नोज हाउ टू कम्युनिकेट इन अ गुड वे एंड इफेक्टिव वे विद द पीपल. तो वो अपने एम्प्लॉयज के साथ जब अच्छी इंटरपर्सनल स्किल्स करेंगे तो क्या होगा, उसकी लीडरशिप इफेक्टिव होगी. और इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट यहाँ पर मेंशन है वो है हायर जॉब एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन. तो एक तो पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि एक्सट्रोवर्ट लोग अगर लीडरशिप पोजीशन पर हो सो बिकॉज ऑफ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनके एम्प्लॉयज उनसे सेटिस्फाइड रहेंगे. और दूसरी बात ये कि सिंस उनके अंदर एबिलिटी है कि वो स्ट्रेंजर्स के साथ भी अच्छे तरीके से इंटरैक्ट कर सकते हैं, उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी हैं, सो दे विल बी गुड एट मार्केटिंग और सेल्स. तीसरी डायमेंशन जो यहाँ मेंशन है वो है ओपननेस. ओपननेस का मतलब ये है कि वो चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, वो ज़्यादा क्रिएटिव हैं, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं एंड दे वांट टू लर्न. दे वांट टू इनफैक्ट कीप ऑन लर्निंग. उनको एक जैसा तरीका जो है वो सीख लिया तो दे वांट कि वो नए नए तरीकों के साथ काम को प्रैक्टिस करें, एक्सपेरिमेंट करें. उसका फ़ायदा ये है कि ऐसे लोग ट्रेनिंग में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देते हैं बिकॉज ये वो लोग होते हैं जो कि सीखना चाहते हैं. तो वो इंसान जो सीखना चाहता है वो ट्रेनिंग को भी अच्छे तरीके से कर रहा होता है. डेफिनेटली ऐसे लोगों की लीडरशिप स्किल्स भी अच्छी होती हैं क्योंकि जब वो खुद क्रिएटिव होते हैं, जब वो खुद लर्न करना चाहते हैं तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा कल्चर डेवलप करते हैं जो कि ट्रेनिंग को प्रमोट कर रही होती है. और इसके अलावा दे आर मोर अडेप्टेबल टू चेंज. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके ऑफिस में आपको पता चल रहा है कि पहले तो आप सारा काम मैनुअली कर रहे थे इतने सालों से और आपको हाथ जो है आपका पक्का हुआ है कि किस तरीके से आपने फाइल मेंटेन करनी है, लेकिन अचानक आपको ये कहा जाता है कि जी आपकी ट्रेनिंग है और आपने सॉफ्टवेयर पे काम करना है और पहले उसको सीखना है और उसके बाद काम करना है. और उस पर एक और मसला ये हो गया कि एक बंदे ने कह दिया वो भाई ये तो सॉफ्टवेयर बड़ा ही मुश्किल है, तो आप फौरन से जो है उसको रजिस्ट करना शुरू कर दें. अब रजिस्ट करने की रीजन क्या है? बिकॉज यू आर नॉट ओपननेस, यू डोंट पोजेस ओपननेस टू एक्सपीरियंस, यू आर नॉट ओपन टू एक्सपीरियंस. आप उस लर्निंग को प्रेफर नहीं कर रहे, यू डोंट वांट टू गेट योरसेल्फ ट्रेन्ड फॉर अ न्यू वे. ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप चेंज को इतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं कर सकते. अगर आपकी कंपनी के अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशनल चेंज आ रहा है, कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर कोई चेंज आ रहा है, तो आपको उसके साथ एडजस्ट करने में या अडाप्ट करने में मुश्किल होगी. इसके बरक्स वो लोग हु आर मोर ओपन टू एक्सपीरियंस वो इस चेंज को बखुशी एक्सपीरियंस जो है करेंगे और उसको एक्सेप्ट भी करेंगे एंड दे विल वांट टू लर्न अबाउट इट. फोर्थ डायमेंशन जो यहाँ मेंशन है वो है एग्रीएबलनेस. एग्रीएबलनेस जैसे मैंने आपको बताया था कि आप दूसरों की बात को आराम से मान जाते हैं, ऐसे लोगों को पसंद किया जाता है. जाहिर है जो बात आपकी आराम से जो है मान जाए तो आपकी जो है लाइकिंग उसके लिए बढ़ जाती है. इसके अलावा इसमें एक और बात है मोर कंप्लायंस एंड कंफर्मिंग, यानी कि जब आप दूसरे की बात को मान रहे हैं, जब आप दूसरे के रूल्स को प्रोसीजर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर आप काम भी उसी तरीके से करेंगे जैसे वो चाहेंगे. उसकी वजह से आपकी कंप्लायंस लेवल जो है यानी कि वो लेवल जिसमें आप रूल्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं वो भी ज़्यादा होगी. इसका असर आपकी जॉब पर इस तरीके से पड़ेगा कि डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगी, लेकिन आप डिविएंट बिहेवियर को अवॉइड करेंगे. डिविएंट बिहेवियर हर वो बिहेवियर होता है जो कि पॉजिटिव बिहेवियर से हटकर होता है, जो भी नेगेटिव बिहेवियर होता है, जैसे चोरी करना. ठीक है, किसी की फाइलें चोरी कर लेना, किसी का डेटा चोरी कर लेना, किसी का मोबाइल उठा लेना, किसी से झूठ बोल देना ताकि उसकी प्रमोशन ना हो. तो ये वो सारे डिविएंट बिहेवियर्स हैं जो कि वर्क प्लेस पर हो सकते हैं. ठीक है, अब एक ऐसा इंसान जो कि एग्रीएबल है वो दूसरे की बात को मानते हुए अपने इस नेगेटिव एटीट्यूड को भी कम रखता है बिकॉज उसको डर होता है, उसने रूल्स को फॉलो करना होता है. अगर वो अपनी मनमानी करने वाला हो तो फिर वो डिविएंट बिहेवियर का भी मुजाहरा करेगा. लास्ट डायमेंशन जो यहाँ मेंशन है वो कंसाइंटियसनेस. कंसाइंटियसनेस मैंने आपको बताया था ये वो लोग हैं जो कि काम को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं. ठीक है, दे पुट ग्रेटर एफर्ट, दे पुट ग्रेटर परसिस्टेंस इन डूइंग देयर वर्क. उनके अंदर डिसिप्लिन जो है डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होता है. वो बेहतर ऑर्गेनाइजेशन, बेहतर प्लानिंग के साथ जो है अपने काम को करना चाहते हैं. ऐसे लोग जॉब का नॉलेज भी बहुत अच्छे ऑप्टिमम लेवल का रखते हैं ताकि वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकें. ये लोग भी रूल्स को ऑफ द ऑफिस उसको फॉलो करते हैं और इसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है. और अगर आपके पास एक लीडर हो जो कि कंसाइंटियस हो, जो कि खुद काम को अच्छे तरीके से करता है, तो फिर डेफिनेटली वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे कल्चर को प्रमोट करेगा जिसमें वो एम्प्लॉयज़ को इस बात की एडवाइस देगा कि वो भी काम को अपने अच्छे ऑप्टिमम तरीके से करें.
اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی ریوارڈس بھی رکھے گا، سو اس کی لیڈرشپ بھی اس طرح سے افیکٹو ہوگی۔ ایسے لوگ اپنے کام کو پرائیورٹی دیتے ہیں، آلدو وہ لیس کریٹو ضرور ہوں گے، ان کا یہ ہوگا کہ وہ بجائے اس کے کہ نئے نئے طریقے لرن کریں، دے ول پریفر کہ وہ جو کام ان کو دیا جا رہا ہے اس کی آپٹیمم پرفارمنس